आज दिल पर पत्थर रखकर हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जहां जिंदगी हार गई और मौत की जीत हुई। 13 साल यानी 4745 दिन एक इंसान बिस्तर पर बेजान पड़ा रहा। ना वो बोल सकता था, ना देख सकता था, बस उसकी सांसें चल रही थी। हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की, जो पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे। सोचिए उस बूढ़े पिता और उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे को तिल तिल मरते देखा और अंत में भारी मन से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहा, साहब इसे इस दर्द से आजाद करा दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। यह कानून की जीत है या लाचार परिवार की मजबूरी? इसी मानवीय संवेदना और कानूनी पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बात करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि एक बेटे को 13 साल तक कोमा में देखना, उसे तड़पते हुए देखना और फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, एक पिता के लिए कितना बड़ा धर्म संकट रहा होगा? देखिए राज, हमारे यहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है, जब भी कोई इस तरह की स्थिति में पहुंचता है या बहुत ज्यादा बीमार होता है, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। उस आस के जरिए ही ये परिवार 13 साल तक अपने बच्चे को इस तरह तड़पते हुए देखता रहा। लेकिन अब शायद धैर्य जवाब दे गया, या फिर वो खुद ये चाहते हैं कि यदि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार किसी को है तो गरिमापूर्ण उसकी विदाई भी उतनी ही जरूरी है। हर रोज तिल तिल मरते हुए अपने बच्चे को देखना, उससे बेहतर आज उन्होंने ये सोचा है कि उसकी गरिमापूर्ण विदाई हो जाए। और यदि हम ये पैसिव यूथेनेसिया की बात करें तो इसमें जो पूरा प्रोसीजर है वो इसी तरह का है। जब भी कोई इस तरह की इच्छा मृत्यु के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, पूरी एक मेडिकल टीम होती है जो बिल्कुल असाध्य रोग से पीड़ित है। उन केसों में इस तरह की इजाजत देने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट अब इस सबको बहुत ज्यादा सरल कर चुका है 2018 के बाद। और जहां तक इस परिवार की बात है, जो माँ बाप हैं हरीश राणा के, गाजियाबाद का ये परिवार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उनकी तरफ से यही गुहार लगाई कि अब उनके बच्चे को गरिमापूर्ण विदाई दी जाए, इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये फैसला बहुत भावपूर्ण था और जब ये फैसला सुनाया तो जिस जज ने ये इजाजत दी थी वो खुद भावुक हो गए थे, वो रोने लगे थे। तो आप ये सोचिए कि जब एक जज इस फैसले को सुनाने में इतना भावुक हो गया तो उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपने बच्चे के लिए मौत मांगने के लिए गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अपना पूरा सर्वस्व लोग लुटा देते हैं कि बच्चे को बचाया जा सके या जो भी उनका रिलेटिव है उसे बचाया जा सके। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आज एक माँ बाप भी ये सोचने को मजबूर हो गए अपने बच्चे को तड़पते हुए देखकर कि क्या सांसों का चलना ही जीवन है? जब शरीर में चेतना नहीं, संवेदना नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपसी जो वार्तालाप है वो नहीं, तो क्या ये जीवन है? क्या इसे खींचना नैतिकता है? शायद ये सारे सवाल उन माँ बाप के मन में भी उठे होंगे और उनको लेकर ही वो गए कि 13 साल तक, आप देखिए कि 13 साल तक कितना इस पूरे इलाज की जो प्रक्रिया है इसमें भी खर्चा आया होगा। उनकी जो भी प्रॉपर्टी है हो सकता है वो भी इसमें उनको सेल करनी पड़ी हो, यानी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लास्ट में सवाल वही है कि क्या सांसों का चलना ही जीवन है? और जब उनके मन में ये सवाल उठा, उसका जो भी जवाब उनके मन में आया उसे सोचकर उन्होंने ये कड़वा घूंट भरा है। जिस अपील को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और जब फैसला सुनाते हुए जज भी भावुक हो जाए, वो भी रोने लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उन
माँ बाप पर। इसमें एक शब्द थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि पैसिव यूथेनेशिया, मतलब पैसिव एक होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय। तो दूसरा जो पहलू है हमारा सक्रिय और ये दूसरा है निष्क्रिय, इन्हें आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब कि इनको जो मृत्यु दी जा रही है वो पैसिव यूथेनेशिया बोली जा रही है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? मीन्स इनको मृत्यु किस तरीके से दी जाएगी, कि इंजेक्शन लगाकर इनकी मृत्यु की जाएगी या फिर लाइफ सपोर्ट जो इनके सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा? देखिए, जो इच्छा मृत्यु है वो दो तरह की होती है। एक है एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें कि जो पेशेंट है जिसके लिए इच्छा मृत्यु मांगी गई है उसको कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाए। यह भारत में पूरी तरह से अवैध है, इस पर बैन लगा हुआ है। और जो दूसरा टाइप है यूथेनेसिया का वो है पैसिव यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे हम हरीश राणा का जो मामला है इसी को लें, अब एम्स में जो है एक पूरी टीम इसके लिए तैयार हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि अब इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले जो लाइफ सपोर्ट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसका है, उसे धीरे धीरे बंद किया जाएगा। चाहे वो वेंटिलेटर हो या फिर जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है उसको भी हटा दिया जाएगा, और फीडिंग ट्यूब जो होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब ये सारा सिस्टम हटा दिया जाएगा, जब मेडिकल सपोर्ट उसकी हटा दी जाएगी, तो उसके बाद उसे किसी भी तरह की पीड़ा ना हो, इसके लिए जरूर उसको जो दवाई है वो दी जाएंगी। तो जो अब आगे का प्रोसीजर वही है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे अभी वो है उसको धीरे धीरे हटा दिया जाएगा, और कोई पीड़ा दर्द उसे ना हो उसके लिए उसे दवाएं जो हैं वो डॉक्टर की पूरी टीम रहेगी, वो इस पर पूरी अपनी नजर रखेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है ये पहला फैसला है, लेकिन इससे पहले भी ऐसी याचिकाएं या फिर ऐसी मांग पहले भी की गई होंगी, की गई हैं। उसके बारे में आप बताइए कि वो पहली बार कब दाखिल किया गया था और उस केस में क्या फैसला आया था? देखिए, इसके लिए 1973 में मुंबई के एक अस्पताल में एक नर्स के साथ वार्ड बॉय जो होता है उसकी तरफ से जबरदस्ती की जाती है, और उस सब में वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। उस नर्स का नाम था अरुणा शानबाग, और उसके बाद वो कोमा में चली जाती है। पूरा जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, नर्स, बाकी जो पूरा मेडिकल स्टाफ था वो उसकी जिम्मेवारी लेते हैं इलाज की। वो कोमा में है, कुछ नहीं कर सकती हैं। फिर वही सवाल उठता है कि क्या सांसों का चलना जीवन है? और ये सवाल उस वक्त अरुणा शानबाग की एक फ्रेंड थी पिंकी विरानी, उनके मन में भी ये सवाल उठा, और इस सवाल के जवाब में 2011 में वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और अरुणा शानबाग के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार वो वहां लगाती हैं। उसमें भी वो यही बात कहती हैं कि जब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, जो बीमारी है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा है। और इस बहस के बाद ही भारत को एक नई कानूनी परिभाषा मिली थी कि यदि राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ विद डिग्निटी भी हो। और जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, उसका विस्तार करते हुए फिर राइट टू डेथ विद डिग्निटी ये भी जोड़ा गया, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है तो गरिमापूर्ण विदाई का भी अधिकार है। ये 2018 में विस्तार किया गया आर्टिकल 21 का। तो जो अरुणा शानबाग का केस था, हालांकि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जो पूरा मेडिकल स्टाफ था जो उसकी देखरेख कर रहा था, वो वहां पहुंच गया कि नहीं, हमें इच्छा मृत्यु उसके लिए नहीं चाहिए, हम अपने पेरेंट्स की तरह इसकी
जो देखभाल हैं वो कर रहे हैं, परिवार की तरह यहां सब इनकी देखभाल कर रहे हैं। और उन्हें ये उम्मीद थी कि हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। जो मैंने पहले कहा था कि जब तक सांस है तब तक आस है, तो उसी आस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें इच्छा मृत्यु नहीं चाहिए। तो उस वक्त ये पहला मामला था जब देश में इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में की गई थी। लेकिन उसका फायदा ये रहा कि आज जो हमारा केस है हरीश राणा का, वो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत अरुणा शानबाग का जो केस था उसके बाद ही मिली है। यानी जो उसमें समाज में जो एक चर्चा का विषय बना कि यूथेनेसिया क्या है या इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो यहां ये एक्सेप्ट किया गया कि जो पैसिव यूथेनेसिया है इसमें यदि असाध्य बीमारी है और मेडिकल बोर्ड पूरा उसकी इजाजत देता है तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे सकता है। एक जैसा भी आपने बताया कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का हमारा अधिकार है, और अभी कुछ समय पहले जैसा आपने बताया कि राइट टू डाई भी उसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ जो हम अपनी ज़िंदगी से निराश होते हैं या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा होता है तो हम आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हमारे कानून व्यवस्था में इसको अपराध माना गया है। एक तरफ कोर्ट आपको राइट टू डाई के नाम पर आपको मरने की इजाज़त दे सकता है, लेकिन आप स्वयं अपने जीवन का फैसला क्यों नहीं कर सकते कि अगर हम खुद मरना चाहें तो कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप परिस्थिति समझिए। जो यूथेनेसिया है या इच्छा मृत्यु जो है, और जिसमें कि जो पैसिव यूथेनेसिया है उसकी इजाजत भारत में है, वो इसीलिए है, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। और वो शर्तें यही है कि जो बीमारी है वो असाध्य होनी चाहिए। पूरी मेडिकल टीम जो है वो ये रिपोर्ट लगाए कि आप सिर्फ इनकी सांसें कृत्रिम जो ये सारा सपोर्ट सिस्टम है इससे चला सकते हैं, लेकिन ये लाइफ में पहले जैसे नहीं हो सकते हैं या इनकी जो हेल्थ है उसमें सुधार नहीं हो सकता है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ सांसों का चलना जीवन नहीं है, बल्कि जो गरिमापूर्ण जीवन है वो जीवन है, और वैसा वहां दिखाई नहीं दे रहा है। उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है, लेकिन कोई भी कानून भारत का आत्महत्या की इजाजत नहीं देता है, और वो यही है। देखिए, जो आत्महत्या है, यदि आप इसको परिभाषित करेंगे तो आत्महत्या एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। यानी जिस समस्या के चलते हुए आज आपको अपने जीवन में निराशा हुई है, आप इतने निराश हो गए हैं कि अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, वो समस्या स्थायी नहीं है, वो आज है कल खत्म हो सकती है। तो इसीलिए, क्योंकि जो अस्थायी समस्या है जो कभी भी हल हो सकती है, उसके लिए आप अपना जीवन दांव पर नहीं लगा सकते, आप अपनी जो जान है वो नहीं ले सकते। और इसीलिए इजाजत नहीं है कि जिस समस्या के चलते आप अपने जीवन से तंग आ गए हैं वो समस्या कभी भी खत्म हो सकती है। तो इन दोनों चीजों में यही एक बड़ा और भारी अंतर है कि आप देखिए कि जो एक्टिव यूथेनेसिया है तो वो भी इच्छा मृत्यु का ही एक प्रकार, लेकिन उसमें जो डेथ है वो दी किस तरह से जाएगी, हम उसको भी अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या हमारा जो कानूनी या सामाजिक जो वातावरण है वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें एक मैसेज जाता है कि वहां आप उसकी जान ले रहे हो जहरीले इंजेक्शन देकर या उस तरह की मेडिसिन देकर। लेकिन जो ये पैसिव यूथेनेसिया है उसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो यही है कि जो पेशेंट है उसे किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तो गरिमापूर्ण विदाई का भी अधिकार है। और इसीलिए आर्टिकल 21 का जब विस्तार हुआ तो उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी का जो ये अधिकार है ये दिया गया है, और उसी का उपयोग करते हुए अब हरीश राणा जो है उनको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। हरीश राणा अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनका यह मामला देश की न्यायपालिका और चिकित्सा जगत के लिए एक नजीर बन गया है।
कानून की किताब में इसे इच्छा मृत्यु कहा जाएगा, लेकिन एक पिता के लिए यह उसके बेटे को उस दिन अंतहीन अंधेरे और दर्द से आजादी दिलाना था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हरीश की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति। हमारे साथ जुड़े हुए थे नागेंद्र भाटी जी, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत बारीकी से समझाया। अगर आपको अभी भी कोई संदेह रहा हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, हम उसके बारे में आपको एक नई वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।